नमस्कार दोस्तों, बीए पार्ट 2 यानी कि बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था जिससे बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो यदि अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आप भी इंडियन पॉलिटी में 100 में 100 स्कोर कर पाओगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यदि आप स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी लाभप्रद हो जाता है आज का वीडियो। आपको जो है बीए पार्ट 2 में इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सारा चैप्टर में क्लियर कर दूं तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। भारतीय राज्य यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपना एक टॉपिक है मूल अधिकार, उसके बारे में संक्षिप्त में विवरण आपको बताएंगे। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की जब बात आती है तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। ये मूल अधिकार है क्या? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 से हम जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं वो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को हम किसके नाम से जानते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, सर जी आप तो एकदम बोले जा रहे हो, मैग्ना कार्टा है क्या? तो मैग्ना कार्टा को भी हम लोग विस्तार से समझते हैं, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से? तो पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सर्वप्रथम व्यक्ति के अधिकारों की जब घोषणा की जा रही थी, व्यक्ति के जब अधिकारों की बात की जा रही थी, तो सम्राट जॉन किंग के द्वारा की गई। इसी कारण से मूल अधिकारों के संदर्भ में सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज के रूप में जब बात आई, जब वहाँ के व्यक्ति को अधिकार चाहिए थे, अधिकार उन लोगों को दी जा रही थी सम्राट जॉन किंग के द्वारा, तो उन लोगों का कहना था आप मुझे दस्तावेज के रूप में दीजिए, हम मौखिक नहीं मानेंगे। तो दस्तावेज के रूप में जब दी गई तो उन दस्तावेज को का नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, ठीक है। और इसी के संदर्भ में सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज के रूप में जब बात आई तो मैग्ना कार्टा के रूप में आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया। अब नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जो मौलिक अधिकार यानी कि हमारा जो चलने फिरने जो भी अधिकार है वो मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही उठाई गई थी, ठीक है। ये जो हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये 6 मौलिक की अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करें 14 सूत्री कार्यक्रम 1929, 14 सूत्री कार्यक्रम 1929, ओके। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की डिमांड कब की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके बाद 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, ओके। इसमें भी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए 1928 से जो है मौलिक अधिकारों की जो मांग यानी कि डिमांड की जा रही थी, वह मौलिक अधिकार कांग्रेस के कारण कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब ये प्रस्ताव पारित किया गया था, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े नेता लोग उसमें शामिल थे। उसमें जो है अध्यक्ष चुना गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था मौलिक अधिकारों का, ये तैयार करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के द्वारा जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संविधान सभा में मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति बनाए गए थे JB कृपलानी। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आगे?
कि जब मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी मैग्ना कार्टा यानी कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, तो उन लोगों का कहना था आप मुझे लिखित दस्तावेज के रूप में दीजिए हमारा मैग्ना कार्टा यानी कि मौलिक अधिकार। तो उसका लिखित दस्तावेज का नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, तो भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कानूनी अधिकार और मूल अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार और मूल अधिकार, इन दोनों में अंतर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो कानूनी अधिकार का यदि आप उल्लंघन करते हो, यदि आप कानूनी अधिकार का उल्लंघन करते हो तो निचली अदालतों और समान प्रक्रिया के माध्यम से आप पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो तो सीधे आप उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये अनुच्छेद 32 को जो है यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 के बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, और अभी तक नए तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और आपको इसी तरह अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलेगा। अब हम भाई यहाँ पे अंतर समझ रहे हैं। कानूनी अधिकारों को व्यवस्थापिका के द्वारा समान कानूनों के द्वारा बदला जा सकता है। जितने भी कानून अधिकार हैं उसको व्यवस्थापिका के द्वारा समान कानूनों के द्वारा बदला जा सकता है। अब बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यदि आप मूल अधिकार में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको संविधान संशोधन करना होगा, संविधान में कुछ बदलाव करना होगा। ठीक है, तो यही अंतर है हमारे कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कानूनी अधिकारों को पूर्ण या आंशिक रूप से समापन किया जा सकता है। जितने भी सभी कानूनी अधिकार हैं उसको पूर्ण या आंशिक रूप से समापन किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान का आधारभूत ढांचा है, जबकि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मौलिक अधिकारों को आपातकाल के सिवा निलंबन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के अलावा, यानी कि कोई इमरजेंसी आ गया देश में, कोई मतलब आपातकाल आ गया, तो आपातकाल के सिवाय निलंबन नहीं किया जा सकता। जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबन किया जा सकता है। देखिए, आपातकाल के सिवा निलंबन यानी कि यहाँ पे निलंबन नहीं किया जा सकता, परंतु जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया तो अनुच्छेद नंबर 20वें और 21वें के आपातकाल के दौरान निलंबन किया जा सकता है। ओके, बात करते हैं हम मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की कितनी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो मौलिक अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है, उन पर उचित व अनुचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हम लोग मौलिक अधिकार पर उचित व जो यानी कि युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, उन्हें सीमित किया जा सकता है। किसे? तो मौलिक अधिकार को। लेकिन अनुच्छेद नंबर 17 व 24 को सीमित नहीं किया जा सकता। आपसे प्रश्न यहाँ से बनता है कि आप मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 व 24 को सीमित आप नहीं कर सकते। ओके, और हमारा जो है ये मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध युक्त है या नहीं, इसकी जांच न्यायालय करता है। मौलिक अधिकार पर जितने भी लगाए गए हैं प्रथम, ये उचित है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? सीधे न्यायालय करता है। ओके, मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मूल अधिकारों का हम लोग निलंबन यानी कि कुछ समय के लिए हम टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं। किसे? तो मूल अधिकार को। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल है क्या? यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मूल अधिकारों को हम लोग आपातकाल में यानी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, ठीक है, निलंबित कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद नंबर 20 व 21 को हम लोग निलंबित नहीं कर सकते, यानी कुछ समय के लिए नहीं टाल सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 व 21 को छोड़कर हम लोग मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 358 के अनुसार अनुच्छेद नंबर 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 358 के अनुसार अनुच्छेद नंबर 19 स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। बाकी मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 359 के तहत राष्ट्रीय निलंबित करता है। जब अनुच्छेद नंबर 358 की बात आती है तो अनुच्छेद नंबर 19 जो है वो कुछ समय के लिए हम टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जब बात आती है अनुच्छेद नंबर 359 की, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित किया जाता है। अब 5वां विशेषता है मूल अधिकार की कि अनुच्छेद नंबर 32 व 226 मूल अधिकारों में परिवर्तन से संबंधित है।
5वां विशेषता है अनुच्छेद नंबर 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद नंबर 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित है। मूल अधिकारों में जो परिवर्तन आती हैं उससे संबंधित है। इसके बाद व्यक्तित्व का विकास हेतु महत्वपूर्ण है हमारा मूल अधिकार। कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो आप हो, तो आपके व्यक्तित्व में विकास हेतु, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक नया ऊर्जा हेतु हमारा मूल अधिकार अति आवश्यक है। स्टेप नंबर 7 है राज्य के विरुद्ध प्राप्त, यानी कि राज्य के विरुद्ध, आप कोई भी राज्य से हो, राज्य के विरुद्ध प्राप्त, अर्थात राज्य की तुलना में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य की तुलना में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब मूल अधिकार हमारे कितने हैं? तो मूल अधिकार हमारे वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, पहले तो किस्सा संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार से था, परंतु इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। समानता का अधिकार आपको 14 से 18 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। बात आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में इसके बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में बताया गया है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 व 30 में बताया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में बताया गया। और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग बैक करके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेट पीसीएस यूपीएससी में भी ये नोट्स काम आने वाले हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे आपको बीए पार्ट 2 में भी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके नेक्स्ट वीडियो का। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। और बात रहा इस वीडियो का पीडीएफ, तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।